हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाइनल का एसएफएम न्यू सिलेबस के लिए। और दोस्तों, हमने बेसिकली आपसे वादा किया था कि हम पूरे सीए फाइनल, सीए इंटर और सीएफए के जो स्टडी मेट से लेक्चर्स कवर करके इस चैनल पर लेके आने वाले हैं। हमने सीए इंटर के सारे लेक्चर्स उस पर डाल दिए हैं, जिसमें आपके आईपीसीसी के ऑडिट और एसएम और आईटी के लेक्चर्स हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। प्लस अब हम अपनी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं सीए फाइनल के रिगार्डिंग। तो सीए फाइनल का हम हर सब्जेक्ट कवर करेंगे इसमें, स्टडी मटेरियल के थ्रू, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए। और ये बेसिकली आपकी हेल्प करने के पर्पज़ से किया जा रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एसएफएम का दोस्तों सिंपल सी बात है, एसएफएम स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली काफ़ी हमारे फाइनेंस से डील करता है। जैसे हमारा शुरू में क्या होता था, एफएम होता था आईपीसीसी और इंटर के टाइम पे। एफएम में क्या आते थे, कम कंसेप्ट आते थे, लेकिन इसमें क्या है, स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि आपके फाइनेंस को मैनेज कैसे किया जाए। तो अगर हम इसमें बेसिकली स्टडी मेट से पढ़ते हैं तो हमारे लिए फ़ायदा ये होता है कि जो आपके सजेस्टेड आंसर्स होते हैं वो स्टडी मेट से ही निकलते हैं। तो आपके पास कीवर्ड्स होते हैं और आप एग्जैक्टली स्टडी मेट से पढ़ रहे हैं, तो हम कीवर्ड को एज इट इज़ आप लिख सकते हैं एग्जाम में और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है, हम फाइनेंशियल पॉलिसी इन द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। बेसिकली फाइनेंशियल पॉलिसीज़ क्या है हमारी और उसकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, उसके रिगार्डिंग हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल डिसीजन फ्रेमवर्क। स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल डिसीजन फ्रेमवर्क हमें बनाना है कि स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल डिसीजन फ्रेमवर्क क्या होता है, कैसे बनता है वो। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज स्प्रिंग बोर्ड फॉर द वेल्थ क्रिएशन। आप कहीं भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेसिकली वेल्थ क्रिएशन के लिए होता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट से आप ये बोल सकते हो, आपने कोई फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री का आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। आपने कोई ट्रक खरीदा, वो एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। वेल्थ क्रिएशन के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, लाइक आपने फैक्ट्री लगाई, उसमें आप प्रोड्यूस करके चीज़ें बेच रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आपकी क्या हो रही है, वेल्थ क्रिएट हो रही है। आपने ट्रक खरीदा, ट्रक को आपने किराए पे चढ़ा दिया और वो उससे जो रेंट आ रहा है हर महीने, या आपने लीज पे दे दिया, इससे जो कंपनसेशन आ रहा है हर महीने, तो उसको आप क्या, उससे भी आपकी वेल्थ क्रिएट हो रही है। एक बार आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की और वो आपको लंबे टाइम तक रिटर्न देगी। सो इन द वर्ल्ड ऑफ द इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, बेसिकली इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के टाइम पे द इन्वेस्टर वांट टू मैक्सिमाइज देयर वेल्थ बाय क्रिएटिंग द ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज by optimum investments in the financial opportunity that will give them the maximum expected return at the minimum risk. So basically क्या इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है काफ़ी इस टाइम पे। इस टाइम पे क्या हमेशा ही रहती है, इकोनॉमी को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कोरोना वायरस को कौन प्रेडिक्ट कर पाया, ताकि किसको पता था कि 2020 में कोरोना वायरस आएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो इकोनॉमी क्या है, अनसर्टेनिटी है। इन्वेस्टर वांट टू मैक्सिमाइज देयर हेल्थ, जिसने भी पैसा इन्वेस्ट किया है अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहता है वो, बाय सिलेक्टिंग द ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करके, एंड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, और उन फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को सिलेक्ट करके डेट विल गिव देम मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न एट द मिनिमम रिस्क, जो उसको मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न दे एक मिनिमम रिस्क पे। सबसे हमारी बेसिकली रिस्की इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, शेयर्स, डेरिवेटिव्स, क्योंकि अगर उनमें हम इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट के गिरने के साथ ही वो भी हमारी इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी। और सबसे प्रॉफिटेबल या सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट हमारी कौन सी होती है, जैसे रियल एस्टेट, या आपके डिवेंचर्स हो गए, या आपने किसी को लोन दे रखा है वो चीज़ होगी, क्योंकि आपको फिक्स इंटरेस्ट तो उस पर मिल ही रहा है। आपका रियल एस्टेट है, ये तो है नहीं वैल्यू रातों रात गिर जाएगी। तो ये चीज़ है ये बेसिकली। तो इन्वेस्टर क्या चाहता है कि उसकी मैक्सिमाइज हो वेल्थ, एक ऐसी बेसिकली इन्वेस्टमेंट को ढूंढे वो, और ऐसी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को ढूंढे, यहाँ पे लिख रखा है, जो उसको मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न दे एक मिनिमम रिस्क पे। लाइक उसका रिस्क कम होना चाहिए लेकिन रिटर्न काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। सिंस द मैनेजमेंट इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द इन्वेस्टर, जो आपकी मैनेजमेंट होती है रिस्पॉन्सिबल होती है इन्वेस्टर के लिए, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात हो रही है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड इंप्लीमेंट द इन्वेस्टमेंट्स एंड द फाइनेंशियल डिसीजंस विच शुड सेटिस्फाई द शेयर होल्डर बाय प्लेसिंग देम इन द इक्वल। ऑब्जेक्टिव क्या आता है आपकी कंपनी के प्रोस्पेक्टिव हम देखते हैं एक कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीम का, कि वो इंप्लीमेंट करे इन्वेस्टमेंट्स को और फाइनेंशियल डिसीजन को इस तरह जो आपके सेटिस्फाई करे शेयर होल्डर्स को, वो समझे कि हाँ इन्होंने सही डिसीजन लिया, हमारा पैसा ऐसे यूटिलाइज होना चाहिए था, और उनको ऑप्टिमल फाइनेंशियल पोजीशन मिले। जो सेटिस्फेक्शन है आपके इंटरेस्ट का, जो भी आपका सेटिस्फेक्शन है
आपके इंटरेस्ट का या शेयर होल्डर का वो प्रिजर्व्ड होगा एज ए मीन्स टू दैट। बेसिकली जो आपका सेटिस्फेक्शन है, जो आपके शेयर होल्डर का इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से अगर वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, लाइक उन्होंने बोला कि हमें अपनी इस पे इन्वेस्टमेंट पे 10% की रिटर्न चाहिए, लेकिन आपने उनको 12 दे दी, तो वो लोग सेटिस्फाई हो गए। तो बेसिकली यही मैक्सिमाइज करता है शेयर होल्डर्स की वेल्थ को, और हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा है क्योंकि कैपिटल डाल के रखेंगे कंपनी में। नेक्स्ट क्या है, सिंस द कैपिटल इज ए लिमिटिंग फैक्टर, कैपिटल क्या एक लिमिटिंग फैक्टर है, एंड द प्रॉब्लम दैट द मैनेजमेंट विल फेस, जो प्रॉब्लम मैनेजमेंट फेस करती है, इज द स्ट्रेटजिक एलोकेशन ऑफ द लिमिटेड फंड्स बिटवीन द अल्टरनेटिव यूजेस इन सच ए मैनर। बेसिकली क्या है, जो आपकी कैपिटल है एक लिमिटिंग फैक्टर है, लाइक आप कैपिटल एक लिमिट ही लगा सकते हो कि मेरे को कंपनी में 50 करोड़ की कैपिटल लगानी है, 100 करोड़ की लगानी है, 250 करोड़ की लगानी है। मैनेजमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस करती है कि मेरे अल्टरनेटिव यूजेस हैं एक कैपिटल के रिगार्डिंग, लाइक मैं इसको अलग अलग जगह पे यूज़ कर रहा हूँ एक कैपिटल को, तो इसको मैं बेसिकली कितना पैसा कहाँ पे डालूँ, स्ट्रेटजिक एलोकेशन कैसे करूँ इन फंड्स का। 200 करोड़ रुपए हैं, पूरी कंपनी चलानी है, तो प्रोडक्शन में कितना डालूं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में कितना डालूं, डिस्ट्रीब्यूशन में कितना डालूं, मैनेजमेंट में कितना डालूं, कितने कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ रखूं, कितने सैलरी पे रखूं या कितने वेजेस पे रखूं, तो वो सारी चीज़ें एक प्रॉब्लम बन जाती है। कंपनी हैव द एबिलिटी टू सस्टेन एंड इंक्रीज द इन्वेस्टर रिटर्न थ्रू ए कंटिन्यूस सर्च फॉर द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। कंपनीज के पास एबिलिटी होती है कि वो कंटिन्यूसली बेसिस पे इन्वेस्टर्स के रिटर्न को इंक्रीज करें, क्योंकि वो बेसिकली हमेशा अपॉर्चुनिटी को सर्च करते रहते हैं कि कौन सी कंपनी बेटर है। आपने ये भी देखा होगा कि जैसे रतन टाटा ने किसी स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वो उसी चीज़ के लिए होता है। लाइक रतन टाटा अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे या रतन टाटा अगर एफडी में इन्वेस्ट करते तो उन्हें 7% मिलता है, लेकिन स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके उन्हें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ये दिख रही है कि हमें 20% या 25% तक रिटर्न मिल सकता है। तो एफडी के रिगार्डिंग वो रिटर्न आपका कितना हो गया, वो रिटर्न आपका 3 से 4 गुना हो गया, तो इसलिए वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज इसलिए पैसा डालती हैं। रिसेंटली आपने सुना होगा अमेजोन ने पैसा डाला था इसमें बिग बाज़ार में, या फेसबुक फेसबुक की ने पैसा डाला है इसमें जियो में, तो वो इसीलिए डालते हैं। ऑल बिजनेस नीड्स टू हैव द फॉलोइंग 3 फंडामेंटल एसेंशियल एलिमेंट। सारे बिजनेस में 3 फंडामेंटल एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला, क्लियर एंड रियलिस्टिक स्ट्रेटजी। लाइक आपकी जो स्ट्रेटजी है पूरी तरह क्लियर होनी चाहिए। आपने ये बोल दिया उनको कि हाँ मैं तो 50 लाख रुपए लेके आ जाऊँगा, मतलब आपने सिंपल आपने किसको, अपने शेयर होल्डर्स को बोला कि आपको अगले साल 50% की रिटर्न मिलेगी। भाई वो पूछेंगे कैसे मिलेगी, बताओ क्लियरली हमें बताओ, और क्या रियलिस्टिक है, एक्चुअल में हो सकती है, ऐसे बोल रहे हो, तो वो चीज़ होनी चाहिए। फाइनेंशियल रिसोर्सेज कंट्रोल एंड सिस्टम टू सी इट थ्रू। फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए हमारे पास, कंट्रोल्स होने चाहिए, सिस्टम होने चाहिए जिसके थ्रू हम ये चीज़ें देख सकते हैं, जिसके हम थ्रू ये चीज़ें कर सकते हैं। द राइट मैनेजमेंट टीम एंड द प्रोसेस टू मेक इट हैपन। एक राइट मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए जो इन सारे डिसीजंस को ले, और एक ऐसी प्रोसेस को फॉलो करे जिसके थ्रू ये काम हो सकता है, मतलब हवा में बातें नहीं कर रहे, सच में होगा। 3 वर्ड से बेसिकली मिलके बनना है, स्ट्रेटजिक, फाइनेंस, मैनेजमेंट। फंडामेंटल ऑफ द बिजनेस, बेसिकली आपके बिजनेस के पूरे फंडामेंटल्स हैं, स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल, मैनेजमेंट। तो अगर आप ये देखेंगे, स्ट्रेटजी में भी डिफाइन एज ए लॉन्ग टर्म डायरेक्शन एंड द स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटजी क्या है, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन है और स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, जो अचीव करता है हमारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को। स्ट्रेटजी क्या है, एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन है और स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, जो अचीव करता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को थ्रू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिसोर्सेज विद इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। लाइक स्ट्रेटजी हम कैसे बनाएंगे, फेसबुक की क्या स्ट्रेटजी है कि मार्केट में बेसिकली उसका नाम ऊपर रहे, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यूज़र्स को बढ़ाना है। जियो की क्या स्ट्रेटजी थी सबसे बड़ी, जब जियो ने हमें सस्ते सेलफोन्स बेचे थे तो सबको फ्री में दे दिया, फ्री में दे के मतलब आपको फ्री की आदत डाल दी अब 2 साल तक, उसके बाद एकदम से अपने प्लान्स क्या कर दिए, पेड कर दिए। तो जियो ने क्या किया, जियो ने बेसिकली पहले आदत डाली और उसी के बेसिस पे अब लोग आदत को छोड़ नहीं पाएंगे, फिर उन चीज़ों को पेड करना शुरू कर दिया। तो ये क्या है, स्ट्रेटजी है। एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को देखा उन लोगों ने कि एक बार फ्री दे दिया 6 महीने का, 6 महीने फ्री दे दिया, लेकिन आने वाले 60 साल तक हम इनको पैसों में बेचेंगे। तो ये चीज़ क्या थी, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन थी। स्कोप था ऑर्गेनाइजेशन का,
जिसके थ्रू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव की, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, कितने सारे कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया, आइडिया वोडाफोन सब खत्म हुई होगा इसके आने के बाद, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले ली मार्केट में। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को सही से यूज़ करके विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट कैसा, लोगों को इंटरनेट की जरूरत थी, उन लोगों ने दिया। फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर एस्पिरेशन, मतलब फुलफिलमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर एस्पिरेशंस। स्टेक होल्डर बेसिकली हमारे यही होते हैं, कस्टमर, डेटर्स वगैरह, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए। इन द आइडलाइज्ड वर्ल्ड, मैनेजमेंट इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू द इन्वेस्टर्स। बेसिकली इस वर्ल्ड में जो मैनेजमेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबल्स होती है इन्वेस्टर के लिए, जिन लोगों ने पैसा लगाया है। इन्वेस्टर मैक्सिमाइज देयर वेल्थ बाय सिलेक्टिंग द ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट एंड द फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी। इन्वेस्टर अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को सिलेक्ट करने के बाद, यूजिंग द फाइनेंशियल मॉडल्स दैट मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड रिटर्न इन द एब्सोल्यूट टर्म एंड द मिनिमम रिस्क। बेसिकली फाइनेंशियल मॉडल्स को यूज़ करते हैं अपनी मैक्सिमाइज करने के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न को, जो हमारी मिनिमम रिस्क पे हो सकती है। लाइक कितना कम रिस्क लेके कितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, वो चीज़ हम देखते हैं। वट कंसर्न द इन्वेस्टर इज नॉट सिंपली मैक्सिमम द प्रॉफिट बट लाइकलीहुड ऑफ द अराइजिंग। किस कंसर्न के बेसिस पे इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, बेसिकली मैक्सिमाइज कर सकते हैं प्रॉफिट को, और देख सकते हैं कि कैसे हमारा चीज़ें सही हो सकती है। जो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ है पोर्टफोलियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, और जो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, वो भी एक यूनिक होता है हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से, कैसे हमें काम करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, वो भी हमारा डिपेंड करता है काफ़ी सारी चीज़ों पे। अभी हम इसको देखते हैं, फंक्शंस ऑफ द स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होते हैं। हाँ, ये हमारे हमने बेसिकली नोट्स बना रखे हैं आपके लिए, तो आप इसमें से देख सकते हैं फंक्शंस क्या होते हैं स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो इट्स नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्ट्रेटजी टेक्टिकल एंड द ऑपरेशनल फाइनेंशियल प्लानिंग। बेसिकली सबसे ज़रूरी क्या है, मतलब हम डिस्टिंग्विश करें, मतलब उनके बीच डिफरेंस बनाएं स्ट्रेटजिक, टेक्टिकल और ऑपरेशनल फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। लाइक टॉप मैनेजमेंट क्या करती है, स्ट्रेटजिक बनाती है। टेक्टिकल क्या होता है, जो मिडिल लेवल के लोग होते हैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। और ऑपरेशनल क्या करते हैं, उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो इनके बीच में एक हम बेसिकली डिफरेंस बनाएं, कौन क्या काम करेगा। While the strategy is a long term course of the action, tactics are the intermediate plan. Strategy क्या है, लॉन्ग टर्म कोर्स है, मतलब लंबे समय के लिए बनानी है। आज स्ट्रेटजी बना दी, 20 साल के लिए वो चलेगी। टेक्टिक क्या है, उनको इम्प्लीमेंट कर दिया, इंटरमीडिएट प्लान है। और ऑपरेशनल क्या है, शॉर्ट टर्म फंक्शंस है, कि लाइक हाँ आज शाम तक 10,000 यूनिट्स बनानी है इस प्रोडक्ट की, तो 10,000 हम बना लेंगे। सीनियर मैनेजमेंट डिसाइड द स्ट्रेटजी, सीनियर मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं स्ट्रेटजी को। मिडिल लेवल क्या करते हैं, टैक्टिक डिसीजन बनाते हैं। ऑपरेशनल क्या करते हैं, बेसिकली मैनेजमेंट की जो डिसीजंस हैं उनको, सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो ये इसी तरह आपका दिया गया है, वो हमने बेसिकली शॉर्ट टर्म नोट्स बना रखे हैं, उसी के बेसिस पे हम आपको बता सकते हैं यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, बेसिकली इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजंस में ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। कंटिन्यूस सर्च फॉर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, देखते रहो कि कौन सी बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, उसके हिसाब से काम करो। सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी, सबसे बेस्ट प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज उनको सिलेक्ट करो। डिटरमाइन ऑफ द ऑप्टिमल मिक्स ऑफ द फंड, ऑप्टिमल मिक्स ऑफ द फंड्स देखो कि कैसे कितनी डेट लगाएं, कितना इक्विटी लगाएं, जिसके बेसिस पे हम इस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एक सिस्टम ऑफ द इंटरनल कंट्रोल बनाओ जो आपके लिए बेटर हो सकता है। एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट फॉर द फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, फ्यूचर रिजल्ट बेसिकली आप फ्यूचर डिसीजन मेकिंग को कैसे करोगे, उस चीज़ को एनालाइज करके देखो कैसे हमारे फ्यूचर डिसीजन हो सकते हैं और कैसे हम उस चीज़ को आगे बैठ के कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं क्या क्या डिसीजन लिए जाते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के स्कोप के लिए। तो सबसे आगे हमारा फाइनेंशियल डिसीजन, तो ये डील करता है बेसिकली मोड ऑफ फाइनेंसिंग क्या होगा आपकी, कितनी डेट लगाई जाएगी, कितनी इक्विटी लगाई जाएगी। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये बेसिकली प्रॉफिट यूटिलाइजेशन देखता है फर्म के फंड्स का। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में कितने पैसे डालेंगे, शॉर्ट टर्म में कितने डालेंगे, फ्यूचर बेनिफिट कैसा होगा प्रोजेक्ट का, जिसके भी कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि मतलब होगा भी या नहीं। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बेसिकली उसमें इन्वॉल्व को कितना रिस्क होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। और जो प्रोजेक्ट है इवेलुएट किए जाएंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से, रिस्क के हिसाब से। डिविडेंड डिसीजंस कैसे काम करते हैं, डिसीजन ये डिटरमाइन करेंगे जो डिवीजन है अर्निंग का, पेमेंट और शेयर होल्डर्स के बीच में, री इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी के बीच में कैसे किया जाएगा। पोर्टफोलियो डिसीजन, डिसीजन बेसिकली ये इवेलुएट करेंगे जो इन्वेस्टमेंट है कंट्रीब्यूट किए जा रही है,
या जो इवेल्युएशन है, जो हमने इन्वेस्टमेंट की है कंट्रीब्यूशन करने के लिए, परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर कॉरपोरेशन, पूरी कंपनी को चलाने के लिए, रेदर देन ऑन द आइसोलेटेड एक्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट देमसेल्फ, बेसिकली खाली इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आईपीसीसी में भी हमारे कवर हो गई थी, और ये हमने इस चीज़ का देखा है। दोस्तों ये था वीडियो का पार्ट 1। बाकी हम पूरा एस एफ एम इस पर कवर करने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। थैंक यू दोस्तों।